Students, I am science teacher Sana Banu. Now discuss chapter number 17 stars in the solar system. Module 9 constellations. Constellation क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, किस तरह स्टार का ग्रुप बन के अलग अलग उनके शेप्स बने जाते हैं, उनके नेम्स रखे गए हैं. और इस क्लास में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल 9. पिछले मॉड्यूल के अंदर गैलेक्सीज और यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स को डिटेल में पढ़ा था. चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिलेशंस. आपको पता है कि स्काई के अंदर अनलिमिटेड स्टार्स होते हैं. ये स्टार्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं और एक पैटर्न बनाती है. ये स्टार्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं और पैटर्न्स बनाते हैं. स्टार्स अपीयर्स इन ग्रुप एंड फॉर्म्स पैटर्न्स. तो वो स्टार्स जो क्लोज ग्रुप में होते हैं और कोई एक रिकॉग्नाइजेबल शेप या पैटर्न बनाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस. तो कॉन्स्टिलेशन में क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो इस तरह अरेंज होते हैं कि कोई शेप बनाती हो. जैसे कोई एनिमल है, बियर, लायन, स्कॉर्पियन, इनकी शेप बनाती है. तो हम इस ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस. द स्टार विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोज ग्रुप्स एंड फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल शेप्स एंड पैटर्न्स आर नोन एज व्हाट? कॉन्स्टिलेशंस. अभी तक हमने 88 कॉन्स्टिलेशंस को रिकॉग्नाइज किया हुआ है और हमने उनको नाम भी दिया हुआ है. हमने हर कॉन्स्टिलेशन जो हमने रिकॉग्नाइज किया है उसको नाम भी दिया है. हर एक कॉन्स्टिलेशन को जब नाम देना होता है वो उस नाम को हम इस तरह देते हैं कि जैसे कि वो किस शेप से रिजेंबल करता है, किसी एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से या किसी ऑब्जेक्ट जो हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसको देखते हुए उस कॉन्स्टिलेशन का हम नाम देते हैं. ईच कॉन्स्टिलेशन हैज बीन assigned a name signifying an animal, a human being or any other object which it appears to resemble. तो अगर कोई कॉन्स्टिलेशन बियर जिस शेप बना रही है तो हम उसको बियर कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे. इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो दो चीज समझ आनी चाहिए आपको कि स्टार्स ग्रुप में होते हैं और ये जब ग्रुप में होते हैं तो कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप या पैटर्न बनाती है. तो ऐसे स्टार के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन. और जिस शेप को या जिस पैटर्न को हमें बताती है उस कॉन्स्टिलेशन का नाम उस पैटर्न को देखते हुए हम देते हैं. और अब तक हमने 88 कॉन्स्टिलेशन को रिकॉग्नाइज किया है और नाम भी दिए. आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करता है. वो किस डायरेक्शन रोटेट करता है? वेस्ट टू द ईस्ट. किस डायरेक्शन में रोटेट करता है ये? वेस्ट टू द ईस्ट. तो आपको जितने भी कॉन्स्टिलेशंस है वो स्काई में मूव करते हुए नजर आएंगे. वो किस डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे? आपको नेचुरली ये मूव करते हुए नजर आएंगे फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो कौन सा है, किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट. तो क्या समझा हमने यहां पर? द कॉन्स्टिलेशंस appear to move in the sky from the east to the west because the earth rotates on its axis from the west to the east. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं. चलिए पहला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है उर्सा मेजर यानी ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन. जो सबसे ज्यादा फेमस कॉन्स्टिलेशन जो आपको समर सीजन के अंदर स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में नजर आता है वो कौन सा है? उर्सा मेजर, जिसको हम ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं. सो उर्सा मेजर is one of the most famous constellation
which can be seen clearly in summer season in the northern part of the sky at night. So which famous constellation you can see in the summer season in the northern part of the sky at night? It is Ursa Major, or also called Great Bear constellation. Ursa Major या Great Bear constellation को हम बिग डाइपर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बिग डाइपर. डाइपर पता है क्या होता है? ये एक बड़े हैंडल वाला स्पून होता है. आपने देखा होगा कि प्याऊ के अंदर जब मटके में से पानी निकालना होता है तो ये लंबे हैंडल वाला स्पून यूज करते हैं. इसे क्या बोलते हैं? डाइपर. तो जो उर्सा मेजर है, इसको हम ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं, इसको बिग डाइपर भी कहते हैं, क्योंकि इस कॉन्स्टलेशन के 7 प्रोमिनेंट स्टार्स जो होते हैं वो एक डाइपर का शेप बनाती है. किसका शेप बनाती है? डाइपर का शेप बनाती है. तो इसलिए इसको हम बिग डाइपर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं. इस 7 प्रोमिनेंट स्टार्स के अंदर 3 स्टार्स तो हैंडल का शेप बनाती है और 4 जो है बाउल का शेप बनाती है. इसलिए इसको हम बिग डाइपर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं. सो उर्सा मेजर और ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन is also known as big diaper. Why? Because of the 7 prominent stars in this constellation form the shape of a diaper. आपको याद ही होगा now कि what is a diaper? Diaper is a long handled spoon used for drawing out water. There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bowl. इसलिए इसको बिग डाइपर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं. उर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 7 जो ब्राइट स्टार्स है, प्रोमिनेंट स्टार्स है, और बहुत सारे अनगिनत स्टार्स एक पैटर्न बनाती है जो कि बियर को रिजेंबल करती है. किससे रिजेंबल करती है? बियर से. इसलिए उर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं. उर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन because the 7 prominent bright stars of Ursa Major along with several other fainter stars forms a pattern resembling a bear. तो Ursa Major को हम बिग डाइपर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. Ursa Major को हम ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं. इसका इंडियन नेम क्या है? अभी हमने बताया कि इसमें कितने प्रोमिनेंट स्टार्स है? 7 प्रोमिनेंट स्टार्स है. इसलिए इसका इंडियन नेम जो है सप्तऋषि है. चलिए आगे पढ़ते हैं पोल स्टार के बारे में. आप पोल स्टार को लोकेट कर सकते हो उर्सा मेजर की हेल्प से. कैसे? चलिए देखते हैं कि कैसे हम उर्सा मेजर से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं. एक मूनलेस नाइट समर के दौरान नॉर्दर्न पार्ट स्काई का देखिए आप, वहां पे आपको उर्सा मेजर नजर आएगा. उर्सा मेजर को ध्यान से देखेंगे कि उसके एंड के ऊपर 2 ब्राइट स्टार्स हैं. आप एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन इन 2 स्टार्स के बीच में से गुजरती हुई इमेजिन करिए और इस इमेजिनरी लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन में और एक्सटेंड करिए. कम से कम 5 गुना इन 2 स्टार्स के बीच में डिस्टेंस है उससे 5 गुना आप इस इमेजिनरी लाइन को एक्सटेंड करिए. तो आप देखेंगे कि एक कम ब्राइट स्टार नजर आ रहा है वहां पे. वो कौन सा है? ये पोल स्टार है. इस पोल स्टार को आप थोड़ी देर देखिए तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि ये पोल स्टार बिल्कुल मूव नहीं करता, जबकि स्काई के अंदर बाकी सारे स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं. यानी कि पोल स्टार जो है स्टेशनरी है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा. बाकी सारे स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं. ईस्ट टू वेस्ट क्यों मूव कर रहे हैं आपको पता ही है, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. ये पोल स्टार स्टेशनरी क्यों है? क्योंकि ये नॉर्थ पोल के एग्जैक्टली ऊपर है, अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर. और जो ऑब्जेक्ट
एक्सिस रोटेशन के ऊपर हो, उस पोजीशन पे कोई भी चीज चेंज करती हुई नजर नहीं आती जब अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर। तो आपने देखा यहां पर कि हाउ टू लोकेट ए पोल स्टार। चलिए इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। हाउ? ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग अर्ली समर्स you can easily see or identify Ursa Major in the northern part of the sky. What you do now? Look at the two brightest stars at the end of Ursa Major. Imagine a straight line passing through these stars as shown in the figure. Extend this imaginary line towards the north direction about 5 times the distance between the two stars. What you will see, this imaginary line will lead to a star which is not bright or too bright. This is the pole star. Observe the pole star for some time. You will find that the pole star does not move at all like the other stars, drifting from east to the west direction. Why is this so? This is due to the fact that the pole star lies directly above the north pole on the axis of rotation of the earth. So the position of the pole star does not change with time when the earth spins about its axis. ये पोल स्टार जो होता है सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। जब भी सेलर्स को ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो स्काई के अंदर पोल स्टार को देखते हैं और पता लगाते हैं कि स्काई के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन कहां पर है। क्या समझे आप? द पोल स्टार इज वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शंस एट नाइट बाय सेलर्स एज इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन। पर आपको पता है कि पोल स्टार कभी भी साउदर्न हेमिस्फीयर में विजिबल नहीं है, तो आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में पोल स्टार से नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अगर आप उर्सा मेजर को 3-4 बार 2-2, 3-3 घंटे के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि उर्सा मेजर जो है पोल स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रही है। फिगर में देखिए कि उर्सा मेजर appears to move around the pole star. इनफैक्ट सारे स्टार्स जो होते हैं वो पोल स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम लिटिल बियर कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। उर्सा माइनर जो है वो आपको स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में नजर आता है समर सीजन के अंदर। उर्सा माइनर इज क्लियरली सीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई इन जुलाई ड्यूरिंग द समर सीजन। इसको हम लिटिल डाइपर कहते हैं या लिटिल बियर कहते हैं या लघु सप्तऋषि भी कहते हैं इंडियन नेम के अंदर। सो व्हाट इज उर्सा माइनर नोन आल्सो बाय? उर्सा माइनर इज नोन बाय एज लिटिल डाइपर, द लिटिल बियर, एंड इंडियन नेम इज लघु सप्तऋषि। इसमें भी 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं इस कॉन्स्टेलेशन में और ये भी डाइपर का शेप बनाती है। बट उर्सा माइनर के स्टार्स जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोजर होते हैं और लेस ब्राइट होते हैं जब हम उर्सा मेजर से कंपेयर करते हैं। तो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर के स्टार्स कॉन्स्टेलेशन में क्या फर्क है? उर्सा माइनर के जो स्टार्स है वो ज़्यादा क्लोजर भी है और लेस ब्राइट है उर्सा मेजर के मुकाबले। और उर्सा माइनर के लास्ट में एंड में पोल स्टार होता है। पोल स्टार को आप ध्रुव तारा भी कहते हैं इंडियन नेम के हिसाब से। पोल स्टार को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। समझ आया आपको ये कंसेप्ट्स? चलिए इसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1. The stars which appear in the form of closed groups and form recognizable shapes and patterns are known as what? Constellations. 2. Ursa Major constellation can be seen clearly in summer season in the northern part of the sky at night. 3.
Ursa Major is also called Great Bear Constellation. Why? Because the 7 bright stars of Ursa Major, along with several other fainter stars, form a pattern resembling, जिसको हम हंटर कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। हमारी स्काई के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस प्रोमिनेंट हैं। उनमें से एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है, वो है ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ये विंटर सीजन में हमें दिखता है। अगर आप स्काई में विंटर सीजन देखोगे तो आपको 7 या 8 ब्राइट स्टार्स मिलेंगे और बहुत सारे फेंट स्टार्स मिलेंगे जिसको हम साफ साफ देख नहीं सकते। ये 7 और 8 स्टार्स साथ में फेंट स्टार्स मिलकर एक हंटर की बॉडी का शेप बनाते हैं। इसलिए ओरियन कॉन्स्टिलेशन को हम हंटर कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। ओरियन कॉन्स्टिलेशन को हम हंटर कॉन्स्टिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि विंटर सीजन के अंदर अगर आप स्काई में देखते हो नाइट में तो आपको 7 या 8 ब्राइट स्टार्स मिलेंगे और साथ में बहुत सारे फेंट स्टार्स मिलेंगे जो कि शेप किसकी बनाते हैं? हंटर की। इसकी वजह से ओरियन कॉन्स्टिलेशन को हम हंटर कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम वृदा या मृगा है। हिंदी में इसका नाम क्या है? वृदा या मृगा। अगर आप हंटर कॉन्स्टिलेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको देखेंगे कि बीच में ये 3 मिडिल स्टार्स जो है वो हंटर के बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बेल्ट को। और जो 4 ब्राइट स्टार्स है साथ में से वो इस तरह अरेंज होते हैं, ये कोऑर्डिनेटर बनाती है। 3 के जो मिडिल स्टार्स है वो हंटर के बेल्ट दिखाती है और बाकी 4 ब्राइट स्टार्स है वो इस तरह अरेंज होते हैं कि जैसे वो एक कोऑर्डिनेटर बनाती है। और जो फेंट स्टार्स होते हैं वो इस कॉन्स्टिलेशन के हेड, लिम्स हंटर के जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, जो हमें यहाँ दिखता नहीं है। तो आप समझे ओरियन कॉन्स्टिलेशन आपको विंटर सीजन में रात को कैसे दिखेगा, इसका फिगर आप देख सकते हैं। आपको पता है साइरस स्टार स्काई के अंदर ब्राइटेस्ट स्टार है। अगर इसको लोकेट करना हो तो ओरियन कॉन्स्टिलेशन के पास आप लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको साइरस स्टार को लोकेट करना हो तो किसके पास है? ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन के पास। ओरियन कॉन्स्टिलेशन के जो 3 मिडिल स्टार्स हैं वहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करिए इस डायरेक्शन के अंदर। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, स्काई के अंदर। तो एक आपको बहुत ब्राइट स्टार नजर आएगा, वो कौन सा स्टार है? साइरस स्टार। कौन सा स्टार है? साइरस स्टार। So if you want to locate a Sirius star, which is the brightest star in the sky, you will find it is located close to which constellation? Orion constellation. To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of the Orion constellation. Look at the imaginary lines towards the east direction in the sky. This will lead to a very bright star. It is which star? It is the Sirius star. चलिए नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन पढ़ते हैं, स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन। कौन सा कॉन्स्टिलेशन? स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन। स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन आपको जुलाई या अगस्त में नजर आता है। इसमें भी 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, बट इसकी शेप किससे रिजेबल करती है? स्कॉर्पियन से, इसलिए इसको स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। हिंदी में इसका नाम वृश्चिका है। स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन इज विजिबल इन विच मंथ? Scorpius constellation is visible in July and August. It has 7 prominent stars. And what does it resembles to? It resembles to a scorpion. What is the Indian name of the Scorpius constellation? The Indian name is Vrishchika. समझ आया आपको? Next constellation पढ़ते हैं, Cassiopeia. Which constellation? Cassiopeia. ये constellation आपको अक्टूबर महीने में नॉर्दर्न स्काई में नजर आता है। Cassiopeia constellation is visible in the month of October in the northern sky. इसमें 5 prominent stars होते हैं, वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो लेटर W या inverted M नजर आएगा। There are 5 stars in this constellation which are so arranged that they form the letter W or M. और ये constellation जो है वो पोल स्टार के नियर है। किसके नियर है? पोल स्टार के। Cassiopeia constellation is nearer to the pole star और इसका हिंदी का नाम है शर्मिष्ठा। What is the Indian name of Cassiopeia constellation? The Indian name of Cassiopeia constellation is शर्मिष्ठा। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हम क्या पढ़ेंगे अब? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपको पता है सैटेलाइट्स किसे कहते हैं? सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट के चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून।
कि मून भी जो है अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट अगर मेन मेड हो और ये प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाए, हम इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या हुआ, चलिए समझते हैं। वो मेन मेड ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट में या किसी और प्लैनेट के चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाए और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? An artificial satellite is a man-made object that has been placed into the orbit around the Earth or other planets to perform specific function. हम artificial satellite को Earth से launch करते हैं। Artificial satellites are launched from where? From the Earth. आपको पता है दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था और कौन सा था? बिल्कुल सही, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था और ये सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया। The first artificial satellite called Sputnik 1 was launched by the Soviet Union USSR on 4th October 1957. उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। तकरीबन सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए, बट आपको पता है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? बिल्कुल सही, इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा था, जिसको भारत ने 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया। India has built and launched several artificial satellites. The first artificial satellite named Aryabhatta was launched on 19th April 1975. भारत ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि इनसेट सीरीज। इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट की पूरी सीरीज इंडिया लॉन्च कर चुकी है। आईआरएस सैटेलाइट सीरीज भी इंडिया ने लॉन्च करी है। आईआरएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। कल्पना 1, एडुसेट, इस तरह बहुत सारे इंडियन सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किए। India has launched several other satellites like INSET series, that is Indian National Satellite Series, IRS Satellite Series, that is Indian Remote Sensing Satellite Series, Kalpana 1, EduSat, etc. अब चलिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के यूजेस को डिटेल में समझते हैं। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूज होते हैं वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। आपने सुना होगा रेडियो के ऊपर, टीवी पे देखा होगा कि मौसम की सूचना हमें सैटेलाइट से मिलती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्या है? वेदर की फोरकास्टिंग। इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरा, आप रोज टेलीविजन देखते हो, रेडियो भी सुनते होंगे, इसके सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? इसके सिग्नल्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट द्वारा ही आते हैं। आप मोबाइल फोन यूज करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन यूज कर सकते हो, फैक्स यूज करते हो, ये जितनी भी सर्विसेज है ये किसके थ्रू पॉसिबल है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? आप सैटेलाइट्स जो कि स्पेस के अंदर होता है, वहां पे बैठकर आप बिना खोदे हुए जमीन के नीचे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं या अंडरग्राउंड कहाँ पाया जाता है, इसका आप सैटेलाइट द्वारा पता कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग। तो अगर आपको मिनरल रिसोर्सेज, अंडरग्राउंड वाटर, लैंड मैपिंग करनी हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। अगर आपको आउटर स्पेस के अंदर और प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजते हैं। आपको आजकल जीपीएस यूज करते हो, अगर आपको कोई शॉप की इंफॉर्मेशन चाहिए, हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन चाहिए, स्कूल की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कहाँ लोकेटेड है, तो आप जीपीएस इस्तेमाल करते हो। ये नेविगेशन किस तरह पॉसिबल है? थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? Artificial satellites are used for forecasting weather, transmitting radio and television signals, for telecommunication, remote sensing, for locating mineral resources, underground water, and for land mapping, for collecting information about other planets and about outer space, and for navigation. For what? Navigation using GPS. What is the full form of GPS? Global Positioning System. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। एडविन ह्यूबल एक एस्ट्रोनॉमर था, उसने ऑब्जर्व किया था कि हमारी गैलेक्सीज जो है वो स्टेशनरी नहीं है, बट एक दूसरे से अलग होती जा रही है, दूर दूर होती जा रही है।
Edwin Hubble, an astronomer, observed that the galaxies are not stationary, but they are moving away from each other. और जितना डिस्टेंस दो गैलेक्सी के बीच में ज्यादा है, उतना ही फास्टर एक दूसरे से मूव करते हैं. The larger the distance between the two galaxies, the faster they move away from each other. और उसने इस तरह प्रपोज किया एक थ्योरी कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है. यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. इसके बेस पे एक नई थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी. कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी. तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है उसको समझाने के लिए बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेबल थ्योरी. एस्ट्रोनॉमर ने पाया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है. तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स का जितना मैटर था वो सारा का सारा मैटर एक जगह पे कंसंट्रेट था. और ये सारा मैटर जो था 100 मिलियन लाइट ईयर्स वाइड के अंदर कंसंट्रेट था. 15 बिलियन ईयर्स पहले ये जो सुपर डेंस मास था एक्सप्लोड हो गया, फट गया. और फटने की वजह से सारा मैटर जो था वो दूर दूर फैल गया, जिसकी वजह से आज गैलेक्सीज बनी. बिग बैंग थ्योरी क्या है समझाते दोबारा. ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स was initially concentrated into a vast super dense mass about 100 billion light years wide. What happened 15 billion years ago? About 15 billion years ago, this super dense mass exploded. तभी इसका नाम बिग बैंग रखा. As a result, the matter flew in all directions through space, leading to the formation of the galaxies. तो friends, चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. 1. Orion constellation is also called Hunter constellation because it has 7 to 8 bright stars and several faint stars which forms the body of a hunter. 2. The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to where? Is located close to Orion constellation. What is an artificial satellite? An artificial satellite is a man-made object that has been placed into the orbit around the Earth or some other planets to perform specific functions. 4. Edwin Hubble concluded that the universe is expanding. 5. The most widely accepted theory about the origin of universe is Big Bang theory. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपको. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज हम लेसन कंप्लीट हो गया है आज का हमारा. ओके, मीन्स हमारा 17 लेसन कंप्लीट हो गया है. और इसके नोट्स आप अपने नोट्स कॉपी में लिखें और क्वेश्चन आंसर्स भी करें. ओके, तो इस एनिमेशंस के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह कॉन्स्टेलेशन होते हैं, किस तरह स्टार का फॉर्मेशन, स्टार्स का ग्रुप बनता है ना, और किस तरह इनके शेप्स बनते हैं. हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. तो आप अपनी नोट्स कॉपी में इस नोट्स को ज़रूर लिखें. थैंक यू एंड टेक केयर.